नमस्कार। तो चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ये सूचना दे रहा है कि लू चलेगी 1 हफ्ते और ये आखिरी का हफ्ता बचा हुआ है जब सियासी लू अपने चरम पर है। चारों तरफ गरमा-गर्म माहौल है और मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बैठा हूं और पूर्वांचल में बैठ करके एक बार 5वें छठे चरण पर एक बातचीत, जनता का मूड, मिजाज और यह देखने की कोशिश जो मैंने की कि समाज में, जनता में क्या अंडर करंट चल रहा है, वो आपसे साझा करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ आया हूं। तो मैंने जैसा कि बताया कि पूर्वांचल में बैठा हूं। पूर्वांचल पूरे देश की राजनीति का एक अहम पड़ाव, पूर्वांचल पूरे देश की सियासत का एक ऐसा पड़ाव जिसमें एक चीजें ऐसी दिशा ले रही हैं जिसका असर 4 जून के परिणाम पर होने के लिए दिख रहा है। अब आते हैं इस बात को लेकर के कि हुआ क्या पिछले दिनों। नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये भाषण दिया कि कांग्रेस और सपा की सरकार बन गई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा, राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा और उसके बाद वो सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कांग्रेस और सपा की सरकार में कि ताला बंद हो जाएगा, बाबरी ताला, और टेंट में चले जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री अपने देश के सबसे बड़े चुनाव में वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। क्या बीजेपी का राम मंदिर बनाने से कोई रिश्ता है? क्या बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है? क्या बीजेपी के नेता को राम मंदिर का जिक्र मंच पर करना चाहिए? क्या कोई नैतिक अधिकार आपके पास है? क्योंकि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तो एक बार या तो प्रधानमंत्री कबूल कर लें कि बीजेपी की सरकार का दखल, दबाव या कुछ भी ऐसा प्रभाव था जिसके चलते मंदिर बना है। या तो बीजेपी के नेता ये स्वीकार कर लें, और अगर ये स्वीकार नहीं कर रहे तो प्रधानमंत्री की भाषा क्यों है? क्योंकि अब अयोध्या के बाद पूरे पूर्वांचल में ये पूरा पॉलिटिक्स का पूरा सिनेरियो जा रहा है। तो पूर्वांचल किस रुख में बैठेगा? पूर्वांचल किस दिशा में जाएगा? पूर्वांचल क्या मिजाज रखता है? इसको समझने के लिए हम लोग आज इसका विश्लेषण करते हैं। छठा और सातवां चरण, पांचवें के बाद छठा और सातवां चरण यानी 25 मई और 1 जून, ये दो आखिरी चरण हैं जिसका पूर्वांचल में वोट पड़ना है। और इन दो चरणों के हिसाब से मुताबिक सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ हिसाब उसी के हिसाब से बदल रहा है, बन रहा है। और पूर्वांचल की सीटों पर अगर बात करें तो बड़ा प्रभावशाली वाली सीटें कोई बहुत वैसी तो नहीं है जिसमें कोई बड़े, जैसे कि अमेठी में, रायबरेली में, कन्नौज में, मैनपुरी में, इस तरह की मिजाज की सीट दो है। एक तो बनारस जो आखिरी चरण में है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा आजमगढ़, जहां समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल की बाकी सीटों का समीकरण क्या दिख रहा है? मैं अगर बात करूं, बस्ती मेरा जाना हुआ पिछले दिनों, डुमरियागंज, कुशीनगर, अखिलेश यादव के पीडीए का असर अगर भारत का संविधान बदलने के बाद दूसरी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यह तय कर रही है कि हम इस देश का संविधान बचाएंगे या संविधान बदलेंगे, ये दो नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है। तो इस नैरेटिव की कामयाबी के बाद कि बीजेपी 400 पार इसलिए मांग रही है क्योंकि वो भारत का संविधान बदलना चाहती, गांव में लोग ये बात करने लगे। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा असर पूरे उत्तर पूर्वांचल की राजनीति पर है, तो वह असर है पीडीए का, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने पीडीए को साधते हुए जो टिकट वितरण कर दिया, जैसे बस्ती में रामप्रसाद चौधरी कुर्मी समुदाय के हैं, उसके बगल में एक सीट पर सेंथवार पप्पू पिंटू सेंथवार लड़ रहे हैं, उसके और बगल में पप्पू निषाद लड़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत निषाद। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर में काजल निषाद लड़ रही हैं चुनाव। थोड़ा उधर जाएंगे तो लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, कुर्मी समुदाय के।
थोड़ा इधर बढ़ेंगे फूलपुर की तरफ तो फूलपुर में अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर में लाल बाबूलाल कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा, कुशवाहा यानी मौर्य बिरादरी के। फूलपुर के बाद जौनपुर दोनों मौर्य सीट, और पीडीए के मुताबिक मछली शहर की सीट पर प्रिया सरोज चुनाव लड़ रही हैं, जो पासी समुदाय की, दलित समुदाय की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे रॉबर्ट्सगंज से लेकर के पूरी उधर की बेल्ट में अति पिछड़े समुदाय और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया। गाजीपुर में आएंगे तो मुस्लिम टिकट दिया है, ए पीडीए का ए। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में घोसी में राजीव राय, देवरिया। इस तरह से पूरा समीकरण बदल रहा है। पूर्वांचल का मिजाज जो हमने महसूस किया है, वो पूर्वांचल आज की तारीख में यह तय कर रहा है कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए सबसे कठिन मुश्किल बनने की दिशा में जा रहा है। जो बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई संविधान बदलने की, पूरा पूर्वांचल उस मिजाज को समझ रहा है, और इसलिए एक बड़ा खेल पूर्वांचल में जो होता दिख रहा है वो हम आपसे साझा करना जरूर चाहेंगे। और वो खेल ये है कि दलित समुदाय यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जिस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा दिल में रखते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा उसके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, उस दलित कम्युनिटी के भीतर वोटों का बंटवारा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी पिछले दिनों जब आकाश आनंद जैसे एक युवा नेतृत्व में गोलबंद हो रही थी, बीजेपी पर हमलावर थी, कई तरह की चीजें ऐसी बन रही थी जिससे वो नए परिदृश्य, नई चीजें बन रही थी। इसके बीच में एक परिदृश्य जो बदला, वो बदलाव ये आया कि दलित समुदाय के भीतर एक चर्चा आई कि बीएसपी क्यों मजबूती से नहीं लड़ती हुई दिख रही है, जबकि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, मिशन की पार्टी है। भारत के संविधान की प्रतियां जिस पार्टी की रैलियों में बिकती हों, जिस पार्टी का कैडर अपने दिल से संविधान को मिला करके उसको सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा पूजने की हद तक मानता है, जब संविधान बदलने की बात करने वाला चुनाव आ जाए तो सोचिए उस समुदाय का नेतृत्व करने वाली पार्टी को कहां खड़ा होना चाहिए, और वो पार्टी फिर एक सामान्य पॉलिटिक्स कर रही है। यह देखना मेरा दिलचस्प है कि दलित समुदाय के भीतर जो भी सजग लोग हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ पूरे पूर्वांचल में बड़ी संख्या में वोट देने का मन बनाए हुए हैं। जितने भी संविधान के मानने वाले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और अदर बैकवर्ड कम्युनिटी या अति पिछड़े समुदाय के लोगों से हमने बातचीत की, लोगों के नब्ज टटोली, ये दिखा कि देश में संविधान ही नहीं बचेगा साहब तो हम किसके, हमारे बच्चे क्या गुलाम पैदा होंगे? जब संविधान नहीं बचेगा तो हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचेगा तो हमारे बच्चों को रोजगार कौन देगा, संविधान नहीं बचेगा तो वो सम्मान, वो हक, वो अधिकार जिसकी बात हम लोग किया करते हैं वो कैसे मिलेगा, संविधान नहीं बचेगा तो क्या हमारा कोई गुलामी से आजादी का जो संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, महात्मा फूले ने किया, पेरियार रामासामी ने किया, नारायण गुरु ने, छत्रपति शाहू जी ने किया, डॉक्टर रामानंद लोहिया ने किया, मानवर कांशी राम जिसकी लड़ाई लड़ा करते थे 100 में 85 की, जगदेव बाबू जो लड़ाई लड़ा करते थे 100 में 90 शोषित की। यह पूरी लड़ाई अगर बीजेपी जीत गई तो समाज हार जाएगा। मैंने अंडर करंट पूरे पूर्वांचल में इस बात को देखा है। पूर्वांचल मिजाज से भी सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव मिजाज से भी पूर्वांचल ऐसा रहा है जिसके तहत पूर्वांचल सांप्रदायिक उस तरह से कभी नहीं रहा। पूर्वांचल उस तरह से कभी तानाशाही को बर्दाश्त करने वाले मिजाज का कभी नहीं रहा, क्रांतिकारियों की जमीन रही है। ये बात ठीक है कि जब राजनीतिक गुणागणित के मुताबिक हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे वो 2019 का चुनाव हो, भारी बहुमत से पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत हासिल की। फिर भी गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, आजमगढ़, तमाम जिले
बीजेपी हार गई थी। इस बार समीकरण ऐसा बन रहा है कि पूर्वांचल की सभी सीटों पर केवल क्यूटो को छोड़ दें, क्यूटो को अगर छोड़ दें तो पूर्वांचल की सभी सीटों पर बीजेपी गहरी मुश्किल में फंस चुकी है। और पूर्वांचल का समीकरण जो अखिलेश यादव ने साधा, वो जो पीडीए का कर दिया नारा, उससे क्या हुआ कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अति पिछड़े समुदाय के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग टिकट पाए। और जब टिकट पाए और अपने इलाके में प्रचार करने गए, तो जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, कांग्रेस पार्टी का सिंपैथाइजर है, उनके साथ जो उनकी अपनी पीडीए वाली जाति यानी कैंडिडेट की जाति का लगभग 50% से 80% तक वोट शिफ्ट होता दिख रहा है। तो पॉइंट नंबर वन, और इस पॉइंट से पूर्वांचल का पूरा समीकरण बदल रहा है। दूसरा दूसरा समीकरण ये बदलता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी ने तमाम उन्हीं सांसदों को दोबारा टिकट देकर के मैदान में भेज दिया है, जिन सांसदों ने पिछले 5 साल या 10 साल में केवल एक चीज कमाई है, और वो है जनता की नाराजगी। क्योंकि जब उनके प्रधानमंत्री ही झूठ और लूट की सरकार पर टिके हों, 10 साल में कोई ऐसा काम ढंग का नहीं हो जिसको वो गिनवाएं, ऐसे वक्त में सांसदों के प्रति जनता में गहरी नाराजगी है। जनता ये बात समझ रही है कि इन सांसदों ने कोई ठोस काम नहीं किया, इन सांसदों ने 10 साल में कोई क्षेत्र का विकास नहीं किया। तो 14 और 19 का चुनाव जो सेंट्रल पैरामीटर पर बन गया था कि देश का चुनाव है, 19 के चुनाव में तो प्रधानमंत्री बोलने लगे थे आपका एक वोट देश के नाम, पुलवामा के बाद वो चुनाव हो रहा था और वो देश के नाम पड़ गया। तो ऐसे-ऐसे सांसद भी चुनाव जीत गए जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चुनाव भी जीत सकते हैं हम। लेकिन 2024 का चुनाव और खासकर पूर्वांचल में हम ये देख रहे हैं, पैन इंडिया इश्यू, कोई बड़ा इश्यू, कोई मोदी का चेहरा, ये सब कुछ नहीं चल रहा है। अब इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे या बीजेपी की सीटें बिल्कुल नहीं आ रही हैं। बीजेपी का अपना कोर वोटर जो है वो उनके पास है, यानी अपर कास्ट सवर्ण वोटर, शहरी वोटर, उनके अपने जो थोड़े से छोटे से समूह को जिनको बीजेपी ने लाभार्थी बनाया वो उनके साथ है। लेकिन इन सब के बावजूद लोकल एमपीज की एंटी इनकम्बेंसी कई गुना भारी पड़ रही है बीजेपी पर। मैं बस्ती गया, डुमरियागंज गया, संत कबीर नगर के आसपास से चीज़ों को देखा। अंबेडकर नगर की बात जब करेंगे तो वहाँ तो ख़ैर अंबेडकर नगर में बसपा के प्रत्याशी थे रितेश पांडे, जो इस बार वो चले गए बीजेपी के साथ टिकट में ले लिया है और बीजेपी की तरफ से रितेश पांडे अंबेडकर नगर में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बसपा से आए हुए लालजी वर्मा को टिकट दिया है, जो लालजी वर्मा पीडीए के बड़े नेता हैं। और वहाँ से होते-होते जैसे ये पूरा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ तक जाएँगे तो फ़तेहपुर में जैसे नरेश उत्तम पटेल को टिकट मिला तो प्रतापगढ़ में एसपी सिंह को टिकट मिला जो पटेल समुदाय से आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज के बेटे को टिकट मिला। तो पीडीए पूरी तरह से हावी है और जहाँ-जहाँ वो लोकल सांसद हैं, उनके प्रति गहरी नाराज़गी पैदा हो गई है। अब बीजेपी प्रशासन, शासन की बेईमानियों के भरोसे चुनाव में है। अपने अंधभक्तों के भरोसे, अपने कोर कैडर के भरोसे और शासन प्रशासन की बेईमानियों के भरोसे। मेरा मानना है कि पूर्वांचल के लगभग 80 से 90% सीटें ऐसी हैं, जो पूर्वांचल में आज की तारीख में वो बीजेपी को बहुत बहुत मुश्किल पैदा कर रही हैं और अधिकांश ऐसी सीटें हैं जिस पे बीजेपी चुनाव हार जाए तो कोई आश्चर्य या अप्रत्याशित नहीं होगा। इस तरह से कई समीकरण अभी जो जो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि उनमें समीकरण लोकल लेवल पर बदलते चले गए। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो पूर्वांचल अब की कुछ मूड बनाए हुए है कि वह तख्त बदलने का कुछ शिगुफ़ा मन ही मन अपनाए हुए है। अंतिम परिणाम तो चुनाव के दिन आएगा और ये हम तब विश्लेषण करेंगे कि अंततः परिणाम क्या निकला। लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि जनता न तो 14 वाले मूड में बीजेपी के सपोर्टर भी 14 वाले मूड में नहीं है और न 19 वाले मूड में है।
जनता बेशक इनसे नाराज है, लेकिन कितनी नाराज होती है, बसपा का वोट कितना सपा की तरफ शिफ्ट हो पाता है, जनता अपने मुद्दों पर कितना वोट इंडिया गठबंधन को दे पाती है, संविधान का मसला कितना भारी पड़ता है। 5 किलो अनाज पर 10 किलो अनाज दे देने का वादा, अग्निवीर खत्म करके पेपर लीक रोकने का वादा, महंगाई कम करने का वादा, ये कितना लोगों को इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर पाता है, इसका अंतिम विश्लेषण हम 4 जून को करेंगे। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल माहौल गर्म है और गर्मी रोटी को जलने से पहले रोटी को पलटने की दिशा में जाती दिख रही है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।